वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता का टेम्परेचर में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। और आज बात होगी सत्ता के टेम्परेचर में महाराष्ट्र में सियासी गतिरोध की, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान आया है और आज दूसरे दिन भी महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मची हुई है। उधर एकनाथ शिंदे और उनके साथियों की बगावत ने शिवसेना के लिए मुश्किल बढ़ा दी है। समझौते की राह अब नजर नहीं आ रही है। एक तरफ शिंदे का ये कहना है कि उनके साथ 40 विधायक हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार का ये कहना है कि ये शिवसेना का अपना अंदरूनी मामला है। महाराष्ट्र के इस महासंग्राम में कोई समाधान निकालने कांग्रेस नेता कमलनाथ भी मुंबई पहुंचे हैं, लेकिन कोई राह सुलझती नहीं दिख रही है। आखिर सत्ता की चाबी कहां है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत के इस उथल पुथल के बीच आगे के संकेत किस तरह के दिखते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। और ऐसे में क्योंकि एकनाथ शिंदे की बात करें, वो कह रहे हैं कि हमारे पास करीब करीब 40 विधायक हैं, लेकिन दूसरी तरफ शिवसेना की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम बातचीत कर रहे हैं। और इस पूरे सिनेरियो को समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। शेखर कपूर वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर नेटवर्क 10 पर आपका। और आपसे थोड़ी देर में निरंजन परिहार भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले शेखर जी, आप पूरा सिनेरियो पे आपकी भी नज़र बनी हुई होगी, आप भी देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। मैं चाहूँगी ज़रा पूरा जो अभी इस समय उठापटक जो चल रही है, वो किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं और सियासी ऊंट महाराष्ट्र की राजनीति का किस ओर जाते हुए नजर आ रहा है? देखिए, कुल मिलाकर मैं इस वक्त ये कल से जो लगातार जो घटनाक्रम महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर चल रहा है जी, उसके नए परिप्रेक्ष्य के अंदर कुछ नए कहानियां जुड़ेंगी, कुछ नए अध्याय जुड़ेंगे और नया इतिहास भी बनेगा। आप कुल मिला के देखिए कि महाराष्ट्र के अंदर एक समय तक जो है शिवसेना का पूरी तरह से दबदबा हुआ करता था। और उस दबदबे के बीच के अंदर जो है बल्कि ये कहा जाता था कि शिवसेना जो है भले ही वो सरकार में ना रहे या सत्ता में ना रहे, लेकिन कहीं ना कहीं से वो जो है सत्ता की चाबी को किसी ना किसी प्रकार से मोहरे वो अपने पास रखती थी चाबी को, और अपने तरीके से मोहरों को वो घुमाती भी रहती थी। जब तक जो है बड़े ठाकरे साहब जो है जो जिंदा जीवित रहे, उनका जो जो जलवा था, उनका जो जबरदस्त प्रभाव था, तो उसके कारण भी महाराष्ट्र के अंदर चाहे वो सत्ता वाले हों चाहे विपक्ष वाले हों, सभी लोग उनसे राय मशवरा करते थे, बातचीत करते थे। पिछली बार करीब 2.5 साल पूरे हो चुके हैं इस वर्तमान सरकार को। जब विधानसभा के चुनाव हुए तब दोनों पार्टियों भाजपा और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था। दोनों पार्टियों के बीच में सिर्फ झगड़ा या संघर्ष जो है इस बात को लेकर ही हुआ था कि ये जो है किस प्रकार से जो है मुख्यमंत्री किस पार्टी का होना चाहिए। भाजपा ने जो चुनाव लड़ा था अपने शिवसेना को साथ में लेकर, वहां देवेंद्र फडणवीस थे, लेकिन बाद में कहते हैं कि राजनीतिक आकांक्षाएं आदमी की जन्म ले लेती हैं, आदमी की इच्छाएं भी होती हैं। तो कुल मिलाकर उसके बीच में जो है उद्धव ठाकरे हमको एक नए तरीके से नए परिवेश में दिखाई पड़े, और उस परिवेश के अंदर जो चीजें कभी नहीं हो सकती थी, जिनकी संभावना बिल्कुल नहीं थी, कि उन्होंने जो है क्या नाम है कांग्रेस के साथ में हाथ मिलाया, उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ में हाथ मिलाया और कुछ निर्दलियों का समर्थन भी लिया, जबकि इसकी संभावना ना के बराबर थी। तो कुल मिलाकर मैं ये आपको कह सकता हूं कि अब जो आज शाम तक जो परिवर्तन होने उसमें नया इतिहास ये लिखा जाएगा। पहली बात तो ये कही जा रही है कि साहब जो है क्या नाम है उद्धव ठाकरे जो है अपनी सरकार का इस्तीफा राज्यपाल को सौंप देंगे और विधानसभा भंग करने की सिफारिश करेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर महाराष्ट्र विधानसभा का कोई भी विधायक, चाहे वो सत्तारूढ़ दल का हो चाहे वो विपक्ष के हो, ये नहीं चाहेंगे कि जो है वहां की विधानसभा भंग हो। एक बात। दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि इस वक्त जो है भाजपा के हाथ में अपन ये कह सकते हैं कि दोनों हाथ में लड्डू है। बिल्कुल। दोनों हाथ में लड्डू किस प्रकार से हैं कि कहते हैं कि अगर राज्यपाल इस बात की इस वर्तमान सरकार जो है जो कि इस समय अल्पमत में आ चुकी है, उनके जो 36 से लेकर 40 विधायकों के बारे में कहा जा रहा है कि वो उद्धव ठाकरे के साथ में नहीं है, अगर उनकी बात को मान लेते हैं, राज्यपाल मान लेते हैं, तो आप ये मानिए कि राज्य के अंदर या तो राष्ट्रपति शासन लगना है, राष्ट्रपति शासन लगना है, तो राष्ट्रपति शासन का मकसद हुआ कि वहां पर राज्यपाल शासन करेंगे, वहां पर केंद्र सरकार की शक्तियों का जो है नए तरीके से उदय हो जाएगा, वहां पर राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से शून्य हो जाएंगी। लेकिन क्योंकि भाजपा
केंद्र के अंदर है, तो कहीं ना कहीं से भाजपा का जो वर्चस्व जो है महाराष्ट्र के अंदर दिखाई पड़ेगा। एक बात। दूसरी सबसे बड़ी बात जो उद्धव ठाकरे के साथ में जो नेगेटिव जाएगी, अगर उन्होंने विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी और उस सिफारिश को लेकर कहीं ना कहीं से मैं ये मान के चलता हूं कि अभी शिवसेना के पास में जैसा कि कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ में 36 विधायक हैं और उनके पास में 20-25 विधायक है, तो कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये 20-25 विधायकों के बीच में भी कहीं विद्रोह ना पैदा हो जाए। तो कुल मिलाकर ये एक नया इतिहास बन सकता है कि साहब जो है क्या नाम है, महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर जो शिवसेना का जो प्रभाव है जो है खत्म होने की दिशा के अंदर भी ये एक नए अध्याय की शुरुआत। बिल्कुल शेखर कपूर जी, और देखिए अभी तक तो सत्ता पर ही खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि 40 के करीब हमारे साथ विधायक हैं, ऐसे में तो पार्टी पर ही खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर संजय राउत के बयान की अगर हम बात करें तो कल तो बॉडी लैंग्वेज और बयान तो अलग ही थे संजय राउत के, लेकिन आज अगर वो ये कह रहे हैं कि विधानसभा भंग करने के आसार नजर आ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता ही तो चली जाएगी, ये कोई छोटा बयान नहीं है संजय राउत का। हाँ नहीं, आपने बिल्कुल सही बात कही है। ये मैं आपको बताऊं, ये सरकार पर भी संकट है और नहीं तो फिर मैं ये समझना चाह रही हूँ आपसे, तो क्या हथियार डाल चुकी है शिवसेना या अभी भी कोशिश जारी है? और जो कोशिश शिवसेना की तरफ से की जा रही है, क्या वो कोशिश कारगर होती हुई आपको नजर आ रही है? क्या एकनाथ शिंदे की वापसी के कोई आसार हैं क्या? क्योंकि जिस तरीके से उनके जो बयान हैं, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि बाला साहेब के हम हिंदुत्व को लेकर आगे चल रहे हैं, हम पक्के शिव सैनिक हैं, लग नहीं रहा है ऐसा कि वापस आएंगे? एकनाथ शिंदे ने का जो आपने कल का अगर बयान देखा हो, जो मीडिया के अंदर रन हुआ है, मीडिया के अंदर जिसको मीडिया वालों के सामने उन्होंने कहा है जी कि मैं चाहता हूं कि शिवसेना जो है भाजपा के साथ में गठबंधन करे, क्योंकि उसी के साथ में भाजपा के साथ में ही उसकी स्वीकार्यता है जी। एक बात जी, तो मैं ये मान के चलता हूं कि उद्धव ठाकरे शायद क्या इस बात को स्वीकार करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे कि साथ जो है क्या नाम है, वो जो है भाजपा के साथ में अपनी पूरी पार्टी को फिर से गठबंधन की तरफ ले आए। महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर उद्धव ठाकरे सीएम के रूप में बने हैं, तो उन्होंने अपने मुख्यमंत्री बने हैं, तो क्या वहां पर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उसको स्वीकार करेगी? वहां पर तो कुछ मैं मान के चलता हूं कि महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर कहीं ये संघर्ष वाली जो राजनीति जो सड़कों पर होती है वो फिर से उभर ना आए। तो और इसके अलावा जैसा कि आपने अभी ये बात कही कि पार्टी के अंदर भी संकट है, निश्चित रूप से मैं ये मान के चलता हूं कि पार्टी के अंदर इस वक्त संकट है, क्योंकि पार्टी एक प्रकार से 60 और 40 के रूप में जो रेशो है वो पूरी तरह से हो चुका है। अगर जैसा कि कहा जा रहा है कि 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ में हैं और 20-25 विधायक के क्या नाम है सत्तारूढ़ जो शिवसेना के साथ में है, तो कुल मिलाकर 40 विधायक या 35 विधायक अपने आप में निर्णायक स्थिति रखते हैं। निर्णायक उस निर्णायक स्थिति के बल पर ही एकनाथ शिंदे इस समय जो है राजनीति की चाल चल रहे हैं, राजनीति की गोटियां खेल रहे हैं। और इस बात में कोई शक नहीं है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भाजपा भी कहीं ना कहीं से उसकी मौन सहमति होगी। नहीं तो इतना बड़ा कदम जो है एकनाथ शिंदे जो उन्होंने 2.5 साल तक कोई कदम नहीं उठाया, 2.5 साल तक वो जो है वो जो संतुष्ट रहे, लेकिन 2.5 साल के बाद अचानक उनके दिमाग में ये बात आती है कि साहब शिवसेना जो है वो क्या नाम है भाजपा के साथ में ही उसको रहना चाहिए, कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ में नहीं रहना चाहिए। तो ये थोड़ा सा बड़ी अतिशयोक्ति लगती है कि 2.5 साल के से ज्यादा का समय हो गया है और 2.5 साल जो है इस सरकार को बचे हैं, तो ये 2.5 साल जो है आने वाले समय के अंदर राजनीति के अंदर, महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे, बहुत बड़ा इतिहास लिखेंगे। और आप देखिए, आप शाम तक और शाम को अगर अभी जो बैठक चालू हुई है कैबिनेट की, वर्चुअली मीटिंग कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, क्योंकि वो इस समय कोरोना से ग्रस्त हैं। शाम तक इसके क्या परिणाम आते हैं, दूसरी पार्टी के जो दूसरा जो धड़ा है एकनाथ शिंदे वाला, वो भी इस समय बंबई की तरफ जो है कूच कर चुका है, कई लोग पहुंच चुके हैं। तो शाम तक इसके बड़े राजनीति के अंदर उठापटक वाले परिणाम आएंगे, आप देखते रहिए। जी आप शेखर कपूर जी, एक बात और, क्योंकि देखिए कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ को भेजा गया है और दूसरी तरफ शरद पवार ने भी एनसीपी विधायकों के साथ बैठक की है, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि कमलनाथ जो पहुंचे हैं सुलझाने के लिए, समाधान करने के लिए, क्या समाधान की राह आपको नजर आती है? देखिए, इस बात से तो इनकार नहीं है कि कमलनाथ जो है कांग्रेस के एक शीर्षस्थ नेता हैं, अनुभवी राजनेता हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र के अंदर कांग्रेस की शासन जब था जो है
बड़े प्रभावकारी नेता रहे। संजय गांधी के जमाने से वो जो है राजनीति के अंदर रहे और राजीव गांधी के कार्यकाल में भी रहे। तो कुल मिलाकर एक मंजे हुए लीडर हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि मंजे हुए लीडर भी जो गच्चा खा जाते हैं, और इस गच्चा खाने का परिणाम आप मध्य प्रदेश में देख चुके हैं। जब मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी पार्टी के ही जो है सिंधिया समर्थक जो है 23 से करीब 26 विधायकों ने विद्रोह कर दिया और इस्तीफे दे दिए, और उनकी सरकार अल्पमत में आ गई, और उसके साथ में ही वहां पर शिवराज सिंह की सरकार जो है उसको वहां पे सत्तारूढ़ हो गई। तो ये एक उनके साथ में एक झटका कमलनाथ के साथ में लगा है। लेकिन एक ये है कि ठीक है, कांग्रेस को कोशिश करनी चाहिए वहां पर, और कांग्रेस कोशिश कर रही है कि अपनी सत्ता, अपने सहयोगी की जो सत्ता है जिसके अंदर वो भी परोक्ष और अपरोक्ष रूप से भागीदार है, किसी प्रकार से बचाने का प्रयास करे। तो मेरा कुल मिला के मानने का ये है कि वो प्रयास करेंगे, वो प्रयास, लेकिन ये जो आंकड़ों का खेल जो शिंदे के साथ में चल रहा है ये जबरदस्त है, और यही सब पे भारी पड़ रहा है, और यही निर्णायक साबित होगा आदरणीय। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा भी, क्योंकि अब समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन संकट तो गहराता ही जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप शरद पवार के अगर बयान को देखें, कल भी आपने सुना होगा, वो ये कह रहे थे ये तो शिवसेना का अंदरूनी मामला है, आज भी उन्होंने यही कहा। तो उनके बयानों को किस तरीके से देखा जाए? देखिए, क्या ये सिर्फ शिवसेना का ही अंदरूनी मामला है, बस इतना कहकर उन्होंने कुछ नहीं कहा? ना, देखिए, शरद पवार जो है महाराष्ट्र की राजनीति ही नहीं, देश की राजनीति के शीर्षस्थ नेता हैं। वह जो है कहीं ना कहीं से चाणक्य की भूमिका में भी माने जाते हैं। उठा पटक के खेल में वो काफी माहिर रहे हैं। वो महाराष्ट्र के जो है वो 3 बार से ज्यादा मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। देश की केंद्रीय सत्ता में भी उनका शीर्षस्थ स्थान है। तो कुल मिलाकर आज वो जो है महाराष्ट्र के अंदर जो चीजें वो देख रहे हैं, निश्चित रूप से उनको भी इस बात का दुख होगा कि उनके द्वारा जो बुना गया जो ताना बाना था, जिसके अंदर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने और उन्होंने अपनी पार्टी का सपोर्ट किया, वो भी उनकी पार्टी के विधायक भी शामिल हुए, कांग्रेस भी शामिल हुई। तो वो कहीं ना कहीं से जो उन्होंने एक महल बनाया था, वो जो है ढहता हुआ नजर आ रहा है। उस ढहते हुए नजर को उसमें वो अपने आप को बचाने की भी कोशिश करेंगे। और इस बात को अगर वो ये कहते हैं कि साहब ये तो शिवसेना की पार्टी का अंदरूनी मामला है, तो ठीक है, मामला तो अंदरूनी है, लेकिन जब सरकार गिरेगी तो उसका जो मलबा है, उसका जो ढांचा है, वो क्या नाम है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस में भी तो गिरेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखिए, इससे पहले 2019 याद आ रहा है, 2019 में भी कुछ यही सिनेरियो देखने को मिला था, जब अजीत पवार चले गए थे बीजेपी के साथ, शपथ ग्रहण तक हो गया था, देवेंद्र फडणवीस ने शपथ भी ले ली थी। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है शरद पवार को, उनकी नीति काम आई थी, और एंड मोमेंट पे क्या हुआ आपको भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन इस बार क्या उस तरीके की चाणक्य नीति आपको नजर आ रही है शरद पवार की? नहीं, देखिए, शरद पवार इस समय जो भी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो है भाजपा ने, देखिए अभी आप ये देख लीजिए, कल से लेकर जो भी घटनाक्रम महाराष्ट्र का हुआ है, भाजपा ने कहीं से भी अपने पत्ते नहीं खुले। भाजपा ने कोई प्रतिक्रिया अभी खुलकर वहां पे सरकार बनाने या नहीं बनाने, एक नाथ शिंदे से मिलने, ठीक है, एक दो विधायक उनके वहां पर मिलने के लिए गए, उनसे बातचीत करी एक नाथ शिंदे से, लेकिन कहीं पर भी भाजपा ने अभी जो है खुलकर अपनी बात नहीं कही है। तो कुल मिलाकर मैं ये समझता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार एक भूमिका तो निभाएंगे, सामंजस्य बिठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो एक नाथ शिंदे के साथ में जो 30 से अधिक 30 और 35 का जो विधायकों को जो आंकड़ा है, वो इस वक्त जो है शरद पवार पर भी भारी पड़ेगा, उद्धव ठाकरे पर भी भारी पड़ रहा है, और कांग्रेस पर भी भारी पड़ेगा। तो ये भी कह सकते हैं फिर तो, क्योंकि राज्यसभा चुनाव की बात कर ले, हाल ही में हुए हैं, बीजेपी ने एक अतिरिक्त सीट जीत ली, और दूसरी तरफ विधान परिषद की बात कर ले तो भी एक अतिरिक्त सीट जीत ली। तो ये कहा जा रहा है कि अब क्या महाराष्ट्र की राजनीति के, और जो अगर वर्तमान के चाणक्य की बात की जाए, तो देवेंद्र फडणवीस उभर कर सामने आए हैं। लेकिन मैं इससे इतर आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि 40 के करीब विधायकों का दावा कर रहे हैं एक नाथ शिंदे, अगर एक अलग गुट उभरकर सामने आता है तो क्या दल बदल कानून लागू होगा? देखिए, दल बदल कानून इनको अपनी जो उनकी वर्तमान पार्टी की संख्या है, जो विधायकों की संख्या है, उसका जो है उसका एक निर्णायक स्थिति है। शायद संभवतः मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वो 42 विधायक हैं। 42 विधायक इनके पास, अगर इनके पास टोटल दिखा देते हैं, तो फिर उनके ऊपर दल बदल कानून का कहीं से जो है ठिकरा नहीं फूटना है एक नाथ शिंदे पर। और एक नाथ शिंदे का अगर दल और उनके 42 विधायक हो जाते हैं, तो कुल मिलाकर
सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यपाल इस दिशा में, राज्यपाल के पास में पूरी कुंजी आ जाएगी। राज्यपाल के पास में पूरा जो है ये ताना बाना घूमने लगेगा कि जब शाम को जब वो अपनी सरकार का इस्तीफा देने जाएंगे या वो राज्यपाल से भेंट करने जाएंगे या वर्चुअली वीसी के माध्यम से भेंट करेंगे या उनका प्रतिनिधि जो है वहां पर जाके राज्यपाल से भेंट करेगा, उस समय राज्यपाल किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर इनके पास में 42 विधायक होते हैं तो वो जो है वो दल बदल कानून के दायरे में नहीं आएगा। और इसके अलावा कहीं ना कहीं से शिवसेना जो है दो फाड़ होती दिखाई पड़ेगी। जहां तक विधानसभा भंग होने की बात है, अभी उस बारे में हम बहुत जल्दीबाजी होगी कोई बात को कहना, क्योंकि अभी विधानसभा भंग होने की कोई बात अभी नहीं है। लेकिन यह है कि मुख्यमंत्री सिफारिश करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री ने अगर ये सिफारिश कर दी तो आप ये मानिए कि शिवसेना के साथ के अंदर शिवसेना का जो अस्तित्व है बहुत जबरदस्त तरीके से प्रभावित होगा और उसके परिणाम जो है आने वाले समय में भी दिखाई पड़ेंगे। ठीक है शेखर कपूर जी, माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगी। तो देखिए, चर्चा हो रही है महाराष्ट्र के सियासी गतिरोध पर और वरिष्ठ पत्रकार शेखर कपूर जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ निरंजन परिहार जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अब शेखर कपूर जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, पहले वो पूरी कर लीजिएगा और उसके बाद फिर निरंजन जी आपका रुख करूंगी और आपसे भी पूरा ही सिनेरियो समझने की कोशिश रहेगी हमारी। शेखर कपूर जी। हाँ, तो मैं जो अभी राहुल गांधी जी जब अपनी स्पीच दे रहे थे तो उनकी स्पीच को भी मैंने देखा और सुना। तो और इसके अलावा जो है महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर उन्होंने जो ये आपात बैठक एआईसीसी के कार्यालय में हुई है, तो ये इस बात का पूरी तरह से संकेत देती है कि कुल मिलाकर महाराष्ट्र के अंदर जो ये एकनाथ शिंदे के द्वारा जो कदम उठाया गया है उसको लेकर कांग्रेस भी कहीं ना कहीं से जो है एक असमंजस की स्थिति में है, या वो ये सोच रही है कि ये संकट किसी प्रकार से टले। क्योंकि कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति के बहाने या महाराष्ट्र की राजनीति के सहारे वह भी परोक्ष और अपरोक्ष रूप से वहां की सत्ता के अंदर शामिल है। और जो अभी तक जो कांग्रेस की कोशिश रही है कि किसी भी प्रकार से जो भाजपा को जो है विभिन्न राज्यों के अंदर जो है सत्ता में आने से रोका जाए, दूर रखा जाए, तो ये जो एक कोशिश उन्होंने जो आज से 2.5 साल पहले जब विधानसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र के अंदर की थी, वो उस वक्त सफल हो गई थी। और आज भी जो है कांग्रेस की ये कोशिश है कि किसी प्रकार से भाजपा को जो है इस इस समय जो गठबंधन का जो तोड़फोड़ चल रही है उससे दूर रखा जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर फायदा किसी को इस राजनीतिक घटनाक्रम से होगा तो वह भाजपा को ही होगा। इसके अलावा राहुल गांधी एक अपने व्यक्तित्व को उभार भी रहे हैं, लेकिन उनके साथ में दिक्कत ये भी जा रही है कि कांग्रेस उनके कार्यकाल में रहते हुए, उनके अध्यक्ष के कार्यकाल में रहते हुए, महासचिव के कार्यकाल में रहते हुए अब वहां से जो है अधिकांश राज्यों से कांग्रेस सिमट गई है। जी ठीक है। जी शेखर कपूर जी, मैं लौटूंगी आपके पास। निरंजन जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। निरंजन जी, आप शेखर कपूर जी ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है जो कि ऐतिहासिक होगा। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि महाराष्ट्र जिस राजनीतिक संकट से गुजर रहा है उस राजनीतिक संकट की असलियत और अहमियत दोनों बहुत बड़ी है। और बड़ी इसलिए है क्योंकि इसके पीछे जो राजनीतिक धारणाएं काम कर रही हैं वो अपने आप में एक नई धारा बना रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना बहुत ताकतवर पार्टी के रूप में जानी जाती है और उसके प्रमुख जो है उद्धव ठाकरे, वो अब तक अजय अपराजय और एक ऐसे अध्यक्ष के रूप में जाना जाते हैं जो राजनीतिक घराना बहुत मजबूत माना जाता था। लेकिन एकनाथ शिंदे की ताकत ने सरकार को एहसास करा दिया है कि उद्धव ठाकरे सब कुछ नहीं है। अब देखिए कि राज्यपाल महोदय को कोरोना हो गया है, उसके बाद मुख्यमंत्री ठाकरे को भी कोरोना हो गया है। अब ये सारी चीजें एक साथ जब होती रही है तो इसे एक राजनीतिक रूप दिया जाना बहुत आसान है। कल मुख्यमंत्री जब सामने नहीं आए, किसी के सामने नहीं, आज जब कैबिनेट की बैठक हो रही है तो वो उसमें अनुपस्थित हैं। वो सीधे वीडियो कॉल के जरिए उसमें शामिल होंगे, लेकिन उनके बेटे जो आदित्य ठाकरे हैं वो भी अब तक थोड़ी देर पहले तक तो नहीं पहुंचे थे उस कैबिनेट की बैठक में, जो कि 1 बजे शुरू होने वाली थी। अब देखिए कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो 4 प्रमुख पार्टियां हैं, सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी है जो बिल्कुल चुप है इस पूरे मामले में। उनकी चुप्पी बहुत कुछ बोल रही है, क्योंकि जब ऐसा संकट है और भारतीय जनता पार्टी मुखर होकर उसके नेता आगे बढ़कर कुछ नहीं बोल रहे हैं तो इससे साफ समझा जा सकता है कि इस पूरे परिदृश्य के पीछे कौन है। इस परिदृश्य के पीछे की जो कहानी है वो आज नहीं, वो
8 साल पहले बुन ली गई थी, जब महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना और बीजेपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और मुख्यमंत्री ठाकरे की अनिच्छा के बावजूद देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए थे। 5 साल दोनों ने साथ साथ सरकार चलाई, तब भी टकराव होते रहे और टकराव उस समय इतना बढ़ गया कि उन्होंने अमित शाह पर, जो राजनीतिक रूप से दोनों पार्टियों का गठबंधन कराने और सरकार बनाने आए थे, उनके ऊपर आरोप लगा दिया कि उन्होंने वादा तोड़ा है, क्योंकि 2.5 साल का मुख्यमंत्री बनाने की बात थी। भारतीय जनता पार्टी कुल मिला के अपना जो राजनीतिक और रणनीतिक तौर तरीके अपना रही है, वो निश्चित रूप से बहुत ताकतवर तरीके से और बड़ी सूझबूझ के साथ कर रही है। आप देखिए कि सुबह गवर्नर जब भर्ती हुए तो सरकार में बैठे हुए लोगों को पता चला कि गवर्नर बीमार है, लेकिन सूरत में बैठे हुए जितने भी विधायक थे शिवसेना के, वो सब रातों रात शिफ्ट कर दिए गए थे वहां पर आसाम में। अब उसके पीछे की तरीके ये हैं बीजेपी के, कि बीजेपी को पता था कि ये सूरत बहुत नजदीक है, 3 घंटे का रास्ता है मुंबई से, वहां जाकर कोई भी शिवसेना के निरंजन जी, मैं जरा इंटरप्ट कर रही हूँ बीच में। मैं एक चीज और समझना चाह रही हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिन हमने पहले देखा था, अयोध्या गए थे आदित्य ठाकरे के साथ, आप हम सभी ने देखा था एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। उस समय तो ऐसा कुछ नहीं लगा था, और ये भी नहीं है कि एकदम से ये कहानी लिख दी गई हो। अचानक से इस तरीके से जो नाराजगी उभर कर सामने आई है और एकदम से एकनाथ शिंदे के साथ इतने विधायक चले गए हैं, तो कहानी तो पुरानी होगी। बम अभी क्यों फूटा? नहीं, बम तो देखिए, राजनीति में जो चीजें सही समय पर सही दिखाने की होती है तभी दिखाई जाती है। एकनाथ शिंदे को ऐसा नहीं है कि बहुत संतुष्ट राजनेता है। वो मुख्य रूप से देखिए मजदूर व्यक्ति थे, ऑटो रिक्शा चलाते थे, उसके बाद टेम्पो चलाते थे, उसके बाद राजनीति में आए और राजनीति में आकर इतने उद्धव ठाकरे को मात देने की ताकत अगर उन्होंने पाई है तो कहीं तो वो क्षमतावान है, धैर्यवान है, बहुत कम बोलते हैं, बहुत गंभीर लगते हैं और विचारवान व्यक्ति हैं। विचारवान इन द सेंस कि मतलब वो इतनी कोई भी काम बहुत सोच समझकर लंबी रणनीति के साथ करते हैं। उन्होंने भनक तक नहीं लगने दी शिवसेना में किसी को भी कि वो विधान परिषद का मतदान करने बाद निकल रहे हैं। और अगर आदित्य ठाकरे उनके साथ में गए थे और दोनों साथ साथ गए थे तब कुछ नहीं दिखा, तो ऐसा नहीं था। जिनको दिख रहा था उनको सबको दिख रहा था कि वो वहां क्यों गए हैं, क्योंकि आदित्य ठाकरे ने एक तरह से इनकी राजनीतिक हैसियत को पहले दिन से ही कम करने की कोशिश की थी। ये शिवसेना में दूसरे नंबर के नेता हैं, लेकिन आदित्य ठाकरे के आने के बाद उनको तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पर धकेल दिया गया। सबसे वरिष्ठ मुख्यमंत्री होने के बावजूद इनके डिपार्टमेंट में आदित्य ठाकरे का सबसे ज्यादा इंटरफेरेंस था। ये तथ्यात्मक बात है कि कुछ दिन पहले इनके विभाग के सारे बड़े अफसरों को कह दिया गया था कि आप मंत्री जी का कोई भी काम माननीय मुख्यमंत्री के नॉलेज में लाए बिना नहीं करें। इससे साफ साफ मतलब होता है कि उनको फ्रीज कर दिया गया था। यही नहीं, इनके जो चुनाव क्षेत्र के इलाके हैं, करीब 56 विधानसभाओं में इनका बहुत बड़ा प्रभुत्व है। उनके सारे विधायकों को सीधे या शिवसेना के बाकी नेता डील कर रहे थे। मतलब कहीं ना कहीं इनकी हैसियत कम करने की जो कोशिश थी। व्यक्ति राजनीति में अपनी हैसियत बढ़ाने आता है, लेकिन जब उसे लगता है कि मेरी ताकत को कमजोर किया जा रहा है, हैसियत को नापा जा रहा है, तो उसे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर वो रिवोल्ट करता है। एकनाथ शिंदे का ये रिवोल्ट जो है वो इसी का सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि शिवसेना हर 10 साल बाद एक अपना इतिहास दोहराती रही है। 30 साल पहले छगन भुजबल इसी तरह 12-13 विधायकों के साथ निकले थे पार्टी छोड़कर। उसके बाद में 15 साल पहले नारायण राणे ने, बिल्कुल, और निरंजन जी जो गए वो लौट के तो नहीं आए हैं फिर पार्टी में, ये हमने देखा भी आगे। योगेश सोनी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। योगेश जी, आप महाराष्ट्र की सियासत के परिदृश्य को इस समय कैसे देख रहे हैं? आप जो उलटफेर हम देख रहे हैं लगातार, जो घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है और बैठकों का दौर चल रहा है, क्या आपको लग रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि एकनाथ शिंदे की जो नाराजगी है वो अगर थोड़ा सा नोट करें, अगर राजनीति के परिवेश में घुस के, तो ये अभी नहीं है। सबसे पहले तो जो उप मुख्यमंत्री पद के लिए उन्होंने जो अपने प्रस्ताव रखा था, मैं आपको ये महाराष्ट्र की राजनीति की आंतरिक बात बता रहा हूँ, तो वो उनका प्रस्ताव जो है पास नहीं हुआ था, पारित नहीं हुआ था। तभी से उनको लेके उनके मन में कुंठा आ गई थी। क्योंकि पार्टी में थे, सरकार में थे, तो खुलकर वैसा विरोध नहीं किया जाता था। लेकिन तमाम मंचों पे हमने देखा कि उनका जो नाराजगी और जो उनके मन की जो टीस थी वो दिखती थी पार्टी के प्रति। अगर वो पक्ष में नहीं बोले, विपक्ष में नहीं बोले, तो पक्ष में भी नहीं बोले। तो क्योंकि वो एक पुराने राजनेता हैं और मतलब जिसको बोलते हैं एक घाघ रहे हैं, और जिस तरीके से उनका एक लंबा कालखंड महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर रहा है, क्योंकि वो हमेशा से उनके
पक्ष में और उनके समर्थन में हमेशा 20-25 विधायक उनके पीछे रहे हैं, जिसको ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने ही विधायक के लिए उनको रिक्रूट करा था और उन्होंने ही उनको ऐसा कहें कि विधायक बनाया था। लेकिन बहरहाल मसला अब ये है कि एकनाथ शिंदे की जो नाराजगी, जो आप अभी आपने मेरे साथी मित्र से प्रश्न पूछा था, मैं उसका उत्तर ये देना चाहता हूं कि ये जो नाराजगी थी ये चल रही थी क्योंकि उनके कुछ प्रस्ताव थे वो भी पास नहीं होते थे, पार्टी में उनके काम की सराहना नहीं होती थी, तो 3-4 चीजें फैक्टर ऐसी बनी जो उनके मन में गुब्बार कर गई, घर कर गई, और वो जो एक कारण था वो फूटने का यही कारण था कि उनको ये लगा योगेश जी, माफी के साथ मुझे आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि समय खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से नाराजगी एकनाथ शिंदे की है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि किस तरीके से परिदृश्य बदलेगा और क्या बदलाव देखने को मिलता है, लेकिन जो बदलाव होगा वो निश्चित तौर पर ऐतिहासिक होगा। इसी के साथ ही फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।